नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, आपका स्वागत है। आज फैसले की घड़ी आ चुकी है क्योंकि पहले राउंड का प्रचार खत्म हो चुका है। पश्चिम बंगाल के अंदर पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान होना है परसों, और उसके बाद अगला फेज 29 तारीख को होगा जिसमें 142 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन यह पहला चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद क्रूशल है। अगर बीजेपी वाकई इस बार सरकार बनाने के करीब है, वो तो अब 4 मई को एग्जैक्टली पता चलेगा, लेकिन अगर एक्चुअली बीजेपी सरकार बनाने के करीब है तो वो इस फेज की बदौलत ही होगा। इस फेज में भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को पिछली बार से भी आउट परफॉर्म करना पड़ेगा। पिछली बार के ममता बनर्जी के रिकॉर्ड के भी पार जाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली इस फेज में किसको कितनी वोट मिले थे, लेकिन यह मेक और ब्रेक फेज है बीजेपी के लिए, बिल्कुल क्लियर। ये तो कह सकते हैं देवेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ कि बीजेपी का जो बहुत बड़ा चंक है वो इसी फेज से आना है, और इस 152 में ज़्यादा से ज़्यादा उसको नंबर लाने होंगे क्योंकि उनका स्ट्रांग होल्ड है। चाहे नॉर्थ बंगाल की बात कर लें, इस बार आप देखें कि दार्जिलिंग में जितना मेहनत किया गया उस पूरे बेल्ट में, चाय बागानों के बीच में, चाय बागान के श्रमिकों के बीच में पीएम मोदी पहुंचे और जिस तरह से पूरे कैंपेन को चलाया गया, तो नॉर्थ बंगाल और जंगल महल, इन दोनों इलाकों में बीजेपी बहुत बेहतर करने का उम्मीद कर सकती है अगर उनको 4 तारीख को सरकार में आना है तो। मालदा, मुर्शिदाबाद, इस तरह के कुछ पॉकेट्स अगर छोड़ दें जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड पॉकेट्स हैं, उनको छोड़ दें तो बाकी लगभग 16 ज़िले हैं 152 सीटों वाले, तो उसमें 11-12 ज़िले ऐसे दिख रहे हैं जहां पर बीजेपी को मजबूत होना चाहिए, और बीजेपी उम्मीद करेगी कि उन ज़िलों में वो जितना मैं आपको उसकी भी डिटेल में दूंगा, फिर आप मतलब देवेंद्र फिर हमको बताएंगे कि उन एरियाज में बीजेपी का इस वक्त क्या इंप्रेशन दिखाई देता है। ये जो 152 सीटें, इसमें से बीजेपी को 59 सीटें पिछली बार मिली थी, और कुल कितनी सीटें थी बीजेपी की? 77 में से 59 इस फेज में से आई थी, तो 75% से ज्यादा सीटें तो अकेले इन्हीं सीटों में से थी। इसीलिए बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल फेज है। ममता बनर्जी की पार्टी को कुल 215 सीटें पिछले इलेक्शन में मिली थी, और उनकी 92 सीट्स वो इस फेज से आई थी। तो उनके लिए ऑल्दो जो अगले फेज में सीटें जाएंगी वो ज्यादा मुफीद हैं टीएमसी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 152 सीटों में टीएमसी ने अच्छा नहीं किया था, बहुत अच्छा किया था। तो वो प्रॉब्लम बीजेपी के लिए है कि कैसे ममता बनर्जी को इन सीटों पर वो परास्त करे, क्योंकि यही वो ज्यादा उम्मीद कर सकती है। वरना अगले दौर की 142 सीटों में तो मात्र 18 सीटें बीजेपी को मिली थी, और वो नो डाउट वो ममता बनर्जी का राउंड हो सकता है। बिल्कुल, उसमें ममता बनर्जी बहुत मजबूत हैं उन जिलों में जो सेकंड फेज में जहाँ पे चुनाव होने हैं, और वहाँ पर वो 142 सीटें हैं। उसमें बीजेपी की पूरी कोशिश है, जो रणनीति समझ में आ रही है वो ये कि वो गैप कम से कम रखा जाए, जितना आप नैरो मार्जिन वहाँ पे लेके आ सकें, और जिससे कि पहले फेज़ में बढ़त हो, दूसरे फेज़ में मार्जिन कम करें। टीएमसी की रणनीति ये है कि पहले फेज़ में मार्जिन कम रखें और दूसरे फेज़ में आप बढ़त ज़्यादा करें। जैसे टीएमसी के नेता सौरभ बयानों में चाहे जितने दावे कर लें, ऑफ रिकॉर्ड बातचीत कीजिए तो उसमें ये समझ में आता है कि उनको ये पता है कि इस बार उनका टफेस्ट इलेक्शन है और ग्राफ्स नीचे जाएगा। जैसे बहुत आसानी से कहेंगे कि वो शर्त लगाएंगे कि 100 से अधिक बीजेपी नहीं जाएगी, तो एटलीस्ट वो भी मान रहे हैं ना कि पिछली बार अगर 77 थे तो तुम वो ग्राफ मान रहे हो। अदरवाइज लोकसभा में के चुनाव में जैसा परफॉर्मेंस रहा था उस हिसाब से तो ये नहीं मान रहे। ये टीएमसी वाले मान रहे हैं कि हम घटेंगे, बीजेपी बढ़ेगी। हाँ, ग्राफ एकदम अपवर्ड डाउनवर्ड, वो ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में वो एकदम से समझ में आ रहा है, वो ये इस बात को मानते भी हैं। हाँ, कहते ये हैं कि थोड़ा सा ये बढ़ेंगे, हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, बट ग्राफ का डायरेक्शन वही होगा। अब जैसे ये देखिए, जो पहला जो राउंड है, इसमें 20% से ज्यादा लीड से जो सीटें टीएमसी ने जीती थी वो 29 सीटें हैं। 15% से ज्यादा लीड से जीती हुई 37 सीटें हैं, और 10% से ज्यादा की लीड से जीती हुई 47 सीटें। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस राउंड में भी टीएमसी के पास बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ बीजेपी के लिए केक वॉक होगा, लेकिन बीजेपी को अगर कुछ चमत्कार करना है, कमाल करना है, तो वो इसी राउंड से जो है वो किया जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट डेटा वो भी आपको देता हूँ। 5000 के वोटों से कम मार्जिन से बीजेपी ने जो सीटें हारी थी वो 13 हैं। मतलब यहाँ बीजेपी उम्मीद कर सकती है कि हम जीतेंगे। वैसे भी अपवर्ड दिखाई दे रहा है बीजेपी का ग्राफ। एसआईआर में बहुत सारा वोट कटा है, उसमें अधिकांश वोट टीएमसी का वोट होगा, ये भी माना जा रहा है। तो यहाँ ये कम मार्जिन वाली सीटें बीजेपी निकाल सकती है। फिर ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो 2021 में पिछले इलेक्शन में भाजपा हार गई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उन असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी आगे चल रही थी। मैं अभी इसी फेज की बात कर रहा हूं केवल। अगर आप इन सब सीटों को जोड़ दें तो ये 90 के पार चला जाता है आंकड़ा। तो दिखता है मुमकिन कि 90-100
स्कोर किया जा सकता है बीजेपी के द्वारा? 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर आप देखें तो उसमें भी इस पॉकेट में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था। फिर 21 विधानसभा आया, 24 के लोकसभा में गैप कम हुआ और उसमें खासतौर पे जंगल महल वाला जो इलाका है उसमें आप देख लें तो लगभग 6 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है और 40 के आसपास सौरभ उसमें विधानसभा सीटें आएंगी। वहाँ पर टीएमसी को 30 सीटों पे बढ़त मिली और 2019 के लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए टीएमसी ने वहाँ पर वेलफेयर स्कीम पे बहुत ज़्यादा काम किया। अच्छा, जंगल महल में, जंगल महल, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, हाँ, पश्चिम मिदनापुर, तो उसमें उसके चलते वो बीजेपी के उस नैरेटिव को काउंटर करने में सफल रहे थे, जो कि टीएमसी को नीचे ले जा रही थी, बीजेपी को ऊपर लेके जा रही थी। इस बार बीजेपी ने भी बहुत मेहनत किया और अपने जितने स्कीम्स वगैरह ये सारी चीज़ें वो लेके जाया गया। टीएमसी वहाँ पे ये चैलेंज कह रही है, ये कह के कि बीजेपी वाले आ जाएंगे तो सीए आ जाएगा और जो ट्राइबल बेल्ट है, ताकि उनके अंदर एक भय हो। दूसरी चीज़ की ये मछली खाना बंद करवा देंगे। तीसरी चीज़ की बंगाली बोलने पर रोक लगा दी जाएगी। इसके काउंटर के तौर पे बीजेपी ये बता रही है कि पहली बात तो कि जो ओबीसी कम्युनिटी है, कुद्री करके एक कम्युनिटी है, लगभग 50 लाख के आसपास वोटर हैं, उनके जो बड़े नेता रहे हैं आंदोलन के, वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं या उनके परिवार के व्यक्ति बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर बीजेपी ने एक अच्छा माहौल बनाया है। मछली खाने को लेकर ग्राउंड लेवल तक बीजेपी के नेता छोटी छोटी मछली पार्टियां भी कर रहे हैं। वो सब थोड़ा बड़ा अजीब सा भी लग रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हाँ, बाहर के लोगों को यही लग रहा होगा कि ये क्या किया जा रहा है, लेकिन वो एक इशू है। ममता बनर्जी जब इस चुनाव को बंगाली वर्सेस बाहरी नहीं कर पाई और कुछ नहीं कर पाई, तो वो खाने पे लेके आ गई कि ये मछली खाने पे रोक, मछली खाने पे रोक, और उसको बीजेपी वाले उस रूप में उसको हल्के में नहीं ले रहे हैं, उसको एकदम से न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां हो रही हैं, वहाँ पे मछली उछली चल रहा है, ताकि लोगों के भीतर ये भ्रम ना रहे। दूसरा, बंगाली स्पीकिंग को लेकर जो एक ममता बनर्जी फैला रही हैं कि अगर बीजेपी का शासन आ गया तो यहाँ पे बंगाली बोलने वाले नहीं होंगे। अब हम सभी जानते हैं कि बंगाली लोगों को अपने लैंग्वेज से बहुत लगाव होता है, किसी को भी होता है, बंगालियों को भी होता है। उसका काउंटर बीजेपी ये कह रही है कि हमारी बंगाली शुद्ध बंगाली होगी, ममता बनर्जी उर्दू वाली बंगाली बुलवाती हैं, तो उसको हम लोग खत्म करेंगे, उर्दू अपीजमेंट वाला, और हमारी बंगाली बुलवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे इशूज जो कि चुनाव में बहुत अहम रोल अदा कर जाते हैं, उसको काउंटर करने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। मैं जरा अभी इन 152 सीटों का एक बार रीजन वाइज ब्रेकअप मैं आप दे दूं, फिर आप बताइएगा कि इसमें क्या उम्मीद कर रही है बीजेपी। जैसे नॉर्थ बंगाल, जिसको हम कह रहे हैं प्रॉपर नॉर्थ बंगाल, ये असम से लगी हुई बेल्ट जो है वो, तभी हेमंत बिश्व शर्मा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव में काफी। वहाँ भी जाके मंच पे डांस कर रहे हैं वो। अच्छा, और उन्होंने कहा, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो रोक लेता हूँ बांग्लादेशी को, हम वहाँ मेघालय में भी रोक लेते हैं, हम त्रिपुरा में भी रोक लेते हैं, लेकिन अब वो यहाँ से आ जाता है, बंगाल में से घुस के आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ भी हमारी सरकार होगी तो बांग्लादेशी नहीं आएंगे। अब नॉर्थ बंगाल के इलाके जो हैं, इसमें 54 सीटें हैं। कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, ये जिले हैं। 54 सीट्स। यहाँ स्कोर देखिए आप, बंगाल में जहाँ बीजेपी के पास कुल 77 है, याद, ये 77 का आंकड़ा याद रखिएगा, एक इलाके में नॉर्थ बंगाल में 77 में से 30 सीट बीजेपी को आई थी। 30 इन 54 में से 30 सीट्स बीजेपी जीती हुई है, 23 टीएमसी जीती थी और एक अन्य जीता था। तो ये नॉर्थ बंगाल तो मतलब एक्सट्रीमली क्रूशल है। और इसमें सिर्फ एक, अगर मालदा को छोड़ दें, मालदा का जो रीजन है वहाँ पर टीएमसी आपको मजबूत ज़्यादा नजर आएगी। बाकी ज़िलों में बीजेपी की तैयारी, बीजेपी के ग्राउंड रिपोर्ट, बीजेपी की स्थिति वो बेहतर नज़र आ रही है टीएमसी की तुलना में, और वो फ़र्क ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है। ये गैप और ज़्यादा हो सकता है, ये गैप और ज़्यादा होता नज़र आ रहा है। ठीक है। अब दूसरा जो रीजन है जंगल महल, जिसकी आप बात कर रहे थे, ये भी बड़ा रीजन है। इसमें 40 सीटें हैं। ये मैं सारी आपको फर्स्ट फेज की सीटें बता रहा हूँ जहाँ पे परसों मतदान होना है। पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिमी मिदनापुर, इन 40 सीटों में बीजेपी बहुत पीछे नहीं थी। 16 सीटें बीजेपी के पास थी, 24 टीएमसी के पास थी। तो ये भी आप जैसा आप कह रहे थे, है बीजेपी का ग्राउंड यहाँ पे। ये और 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो बीजेपी और बेहतर की थी यहाँ पे इन इलाकों में। फिर उसके बाद जो 21 वाला विधानसभा आया, तो उसमें जैसे मैंने बताया कि वेलफेयर स्कीम को लेके टीएमसी ने काम किया और वो गैप थोड़ा कम किया। इस बार के लोकसभा चुनाव में गैप और कम है, लेकिन विधानसभा में आपको यहाँ के नतीजे चौंकाने वाले नजर आ सकते हैं। जिस प्रकार से दलों की स्थिति है, जैसे कैंडिडेट्स रहे, जिस प्रकार से जातीय गठबंधन वहाँ पे लोकल लेवल पे हो रहा है, इस पॉकेट में इन 40 सीटों पे आपको बहुत चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। और ये पॉकेट तय कर देगा कि नॉर्थ बंगाल और ये पहले फेज के चुनाव में कौन आगे है और कितने से आगे। तो पहले फेज की जो जहां चुनाव है उसके 2 रीजन हमने बात की अभी, नॉर्थ बंगाल और जंगल महल, यहां दोनों बीजेपी ऊपर जा सकती है टीएमसी से। अब तीसरा, ये शायद बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, साउथ ईस्ट बंगाल में जहां मुर्शिदाबाद आता है। इसमें 22 सीटें हैं, बीजेपी को 22 में से मिली थी सिर्फ 2 और 20 सीटें टीएमसी के पास थी। हालांकि आज एक डेटा मैं ये भी देख रहा था कि कई ऐसी मुस्लिम बहुल सीटें हैं
जहां मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, और इस बार 8-8, 9-9, 10-10 भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, वो उस पैटर्न को देख के इस बार नहीं समझ में आएगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि मालदा मुर्शिदाबाद बीजेपी के लिहाज से बहुत टफेस्ट है, क्योंकि बहुत सारी विधानसभा में ऐसे हैं कि जहाँ 70-70% मुस्लिम हैं, लेकिन क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा हैं, हुमायूं कबीर, ओवैसी, कांग्रेस भी कुछ सीटों पर वहाँ पर चुनाव लड़ी है, अधीर रंजन चौधरी का इलाका, तो ये इन सारी चीज़ों में कुछ सीटों पर ट्रेंगुलर फाइट होगा और वहाँ पर फिर टीएमसी के लिए मुसीबत हो सकती है। फिर भी एडवांटेज टीएमसी को, Obviously. इसमें कोई डाउट ही नहीं। अब जो चौथा रीजन बचता है 36 सीटों वाला, ये साउथ वेस्ट बंगाल है। यहाँ पश्चिमी बर्धमान, पूर्वी मिदनापुर और बीरभूम ये जिले आते हैं, और इन 36 सीटों में बीजेपी के पास 11 सीटें थीं और टीएमसी के पास 25 सीटें थी, मतलब दुगने से भी ज़्यादा सीटें बीजेपी से यहाँ जीती थी टीएमसी। पश्चिमी बर्धमान, पूर्वी मिदनापुर, बीरभूम, इसमें बीरभूम और पश्चिम बर्धमान में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, और मिदनापुर भी इस बार इस लिहाज से बेहतर रहेगा सौरभ। बीजेपी सोच के चल रही है कि आप सोचिए कि शुभेंदु का इलाका, तो इन तीनों जिलों में इस पॉकेट नंदीग्राम इसमें ही है, नंदीग्राम इसी में है, तो इन तीनों जिलों में बीजेपी एकदम से पिछली बार की तुलना में इस बार बहुत बेहतर करने की उम्मीद कर रहे हैं। पिछली बार ज़्यादा चीज़ क्या हो गया था, जैसे शुभेंदु की बात कर लें, ममता बनर्जी को हरा देना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी, तो उनकी भी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पे थी। इस बार वो स्थिति नहीं है, इस बार वो बाकी सारी सीटों पे भी ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, बूथ पे ज़्यादा लोगों को लगाया गया है, तो इन ज़िलों में भी आपको एक टफ फाइट नज़र आएगा, और एडवांटेज आप कह सकते हैं कि बीजेपी के पास रहेगा इन ज़िलों में भी। ठीक है। अब ये खास तौर पर अमित शाह जी का वहाँ जो रुकना हुआ है बीच में, हालांकि वो पार्लियामेंट के लिए आए थे अभी, लेकिन अभी तो लगातार वहीं है और 27 तक वहीं है। फिर वो वहीं, उससे पहले भी वो वहीं थे, तो उसका क्या असर हो रहा है? तो उसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि वो अपने कार्यकर्ताओं पे असर, जिन लोगों को चुनाव पे लगाया गया है वो। दूसरा, देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे मौजूद हैं और बार बार रैलियों में ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कोई हिंसा की 4 तारीख के बाद की तो उल्टा लटकाया जाएगा, ये किया जाएगा, उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा। तो उस पर लोगों को एक भरोसा होता है। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह के बारे में तो सबको पता है ना कि जो कहते हैं वो करते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड, जब क्रेडिबिलिटी ऐसी हो कि वो व्यक्ति आपको भरोसा दे रहा है कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जिसको वोट करना हो आप जाके करें, तो वो एश्योरेंस सीधे सीधे लोगों को मिल जाता है। ये नहीं समझ में आता है कि हाँ कोई वहाँ दिल्ली में बैठा हुआ है, हमारे साथ कोई वायलेंस हो गया तो कौन देखेगा। देश के गृह मंत्री वो भरोसा दे रहे हैं। दूसरा, पीएम के भी अभी लगातार कार्यक्रम होने हैं। 23 अप्रैल को जिस दिन वोटिंग है, हावड़ा में प्रधानमंत्री का उस दिन रोड शो होगा। वोटिंग उस फेज में नहीं है, वो तो हावड़ा सेकंड फेज में है, तो उस दिन रोड शो होगा। फिर 23 तारीख को ही, 23 को, फिर 26 तारीख को रोड शो होगा। तो बीजेपी अपनी पूरी ताकत अब चूँकि फर्स्ट फेज का चुनाव खत्म हो गया, चुनाव प्रचार, तो अब सेकंड फेज में झोंक चुकी है। लेकिन इन बड़े नेताओं की मौजूदगी और बंगाल इलेक्शन का फ्लेवर पूरी तरह से बंगाल सेंट्रिक रखना, इन दोनों कामों को बीजेपी के पक्ष में एडवांटेज माना जा रहा है। बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही चीज़ें हैं। ममता बनर्जी के हिसाब से देखें, इतने सारे सुरक्षा बल का होना, क्योंकि मतलब हार्डकोर टीएमसी समर्थक भी ये मानेगा कि वो मैनिपुलेशन और तमाम चीज़ें तो होती थी, रिगिंग तो होती थी। जैसे अब ऐसे सौरभ, ग्राउंड रिपोर्ट में एक चीज़ आया था कि ईवीएम पे खुशबू वाला लगा दिया जाना, आप वोट दे के आ रहे हो, उसका आप स्मेल कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो किसको दे के आया, तो इस तरह की चीज़ें जहाँ होती हों, तो वो एक कमी। एसआईआर में जो वोट मैनिपुलेशन वगैरह होता था, उसकी कमी। बावजूद इसके ममता बनर्जी अभी लोकप्रिय हैं, उनके अपने वेलफेयर स्कीम हैं और उनका ढांचा एक मजबूत ढांचा है, ये उनका प्लस पॉइंट है। निगेटिव में ये दोनों चीज़ आ रही हैं कि जिन चीज़ों का फ़ायदा उठा पा रही थी वो नहीं हो पा रहा है। करप्शन के आरोप, एंटी इनकम्बेंसी, और बीजेपी ने जैसे इश्यूज उठाए ना गवर्नेंस वाले, वो सबसे बड़ा चैलेंज है ममता के लिए। इसीलिए वो चली जा रही हैं गवर्नेंस छोड़ के, मछली खाना, झालमुड़ी पे नाटक, इस तरह की बातें कहना। देखिए, नेताओं को तो पता होता है ना असलियत क्या है। बिल्कुल, खूब अच्छे से, खूब इलेक्शन में खूब अच्छे से पता। आप केवल जो है दोनों पक्षों का अगर आप कॉन्फिडेंस देख लें इस वक्त, या मतलब जो पोस्चरिंग है उसको देख लें, डिफेंसिव पोस्चरिंग है या आक्रामक पोस्चरिंग है, कॉन्फिडेंस हाई दिखाई दे रहा है या ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बस केवल एक नैरेटिव दूसरा बना रहा है और आप उसका जवाब, आप केवल रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। पिछले इलेक्शन में ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई तो पूरा व्हील चेयर पे कैंपेन कर दिया था। बीजेपी कहती रह गई ये नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही हैं, ममता बनर्जी चुनाव ले उड़ी, लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल था। इस बार देखिए, प्रधानमंत्री सड़क पर उतर के दुकान पे जाके झालमुड़ी खा रहे हैं, 10 रुपए का नोट अपनी जेब से निकाल के दे रहे हैं। अब ममता कह रही है कि ये नौटंकी कर रहे हैं। एकदम सौरभ, इन दोनों चुनाव का जो रेफरेंस है ना, कि पिछली बार टीएमसी एजेंडा सेट कर रही थी, बीजेपी रिस्पॉन्ड कर रही थी। इस बार बीजेपी एजेंडा सेट कर रही है और टीएमसी रिस्पॉन्ड कर रही है, और उससे ये समझ में आता है कि चुनाव डायरेक्ट कौन कर रहा है, किस दिशा में लेके जा रहा है। प्रधानमंत्री जाके झालमुड़ी अगर खा रहे हैं, और सोशल मीडिया पे आपने देखा कि किस तरह से रॉकेट की तरह वो उसकी पॉपुलैरिटी भागी। टीएमसी, ममता बनर्जी उस बात पे चुप रह सकती थी,
लेकिन उनको बोलना इस लिहाज से पड़ा कि इतना ज़्यादा वो चर्चा का विषय हो गया, और झालमुड़ी मतलब सिर्फ झालमुड़ी नहीं, बंगाल के कल्चर से सीधे सीधे पीएम ने अपने आप को कनेक्ट कर दिया। तो उसके चलते वो इस लेवल पे आ रही है कि हाँ पीएम तो नाटक कर रहे थे। वो कह रहे हैं माइक लगा के झालमुड़ी माइक कौन लगा खरीदता के है, एसपीजी से हाँ, खरीदवाया है। तो चुनाव प्रचार का कौन सा काम होता है जो ऐसे ही हो जाए? हाँ, स्क्रिप्टेड था वो तो, बिल्कुल कोई उसमें भी बात चुनाव नहीं है। प्रचार कोई भी चीज है कैंपेन तो के लिए किया गया है। वही मैसेजिंग ही रहता है कि भाई हम ये कर रहे हैं, इस काम को। जैसे रोड शो आप करते हैं तो स्क्रिप्टेड नहीं होता क्या? रोड शो आप जाके कर रही हैं, यही कर रही थी तो स्क्रिप्टेड ही होता है। मसला ये होता है कि उसका मैसेज कैसा जा रहा है, कितना पेनेट्रेट कर रहा है, लोग कैसे अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। इस केस में तो दिखा कि उतना कनेक्शन है कि आपको बोलना पड़ा कि नाटक एक और चीज़, अगर आपने उनका बयान नोटिस किया हो, मुझे वो बयान जो है ममता बनर्जी देंगी बड़ी हैरानी हुई सुन करके। इलेक्शन के बीच में ऐसा स्टेटमेंट मेरे लिए तो अनइमेजिनेबल है कि वो चुनाव की सभा में ये कहें, जाते हुए वाइंड अप करते हुए अपनी स्पीच को, कि टीएमसी रहेगी तो फिर मिलेंगे। हाँ, एकदम सौरभ, वो उस स्टेटमेंट को सबने वहां पे ये देखा है कि ये सबसे बड़ी स्वीकारोक्ति हो सकती है ममता बनर्जी की तरफ से, कि इस बार उनको एकदम से समझ में आ रहा है कि ये वो होते ना आखिरी इमोशनल अपील, हाँ, कि खत्म हो जाएगा सब बस, अगर आपने नहीं बचाया तो इस बार सब कुछ खत्म, क्योंकि वो ये फील कर पा रही हैं। और जितना तंत्र सौरभ जिसका इस्तेमाल करती थी चुनाव में, जब वो सब कुछ एक एक करके बिखर रहा हो, आपके ऑफिसर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इतनी सारी फोर्सेज आ रही हैं, आपके जितने फेक वोटर आईडी कार्ड के सहारे जो मैनिपुलेशन होता होगा वो सब डिलीट हो जा रहा है, एक एक करके इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, तब तो ये समझ में आ रहा होगा उनको भी ना कि हमारा किला कैसे ठहरा है। तो जिन चीज़ों पे हमने अपनी पकड़ बना रखी थी, मजबूती बना रखी थी, वो तो एक एक करके जा रही हैं। ग्राउंड से प्लस रिपोर्ट आते ही रहता है। बंगाल के लोगों में बीजेपी के लिहाज से अगर आप बात करें तो अभी भी इनकी चिंता ये है कि क्या वोटर के मन का वो डर खत्म हो जाएगा वोटिंग के दिन 23 और 29 को वो वोट देंगे, और दूसरी चीज़ की क्या काउंटिंग भी उसी तरीके से हो पाएगी। काउंटिंग तो चुनाव आयोग कराएगा। हैरानी हो, हम बता रहा हूँ उसमें क्या है कि बीजेपी के एक बड़े नेता से जब मैंने पूछा तो जैसे आपने हैरानी जताई ना, मैंने पूछा कि क्या क्या हो रहा है सर, तो बोले कि बंगाल में देखो वोटिंग और काउंटिंग। हमने काउंटिंग में क्या होना है? उनका ये कहना था कि पिछली बार लगभग 50 सीटें हम और जीतते, उस स्थिति में थे, लेकिन अंदर हमारे हर टेबल पे जो हमारे बूथ के लोग होते हैं उनके साथ वायलेंस किया गया, उनको धमकाया गया, वो छोड़ के बाहर भागे। और जो सेंट्रल फोर्सेज होती है सौरभ, काउंटिंग में जो चुनाव आयोग कराता है, वो तो फोर्सेज बाहर ही होती हैं, अंदर तो फोर्स होते नहीं। और अंदर उस समय सारे ऑफिसर उस तरह के थे। इस बार चुनाव आयोग ने इतने सारे ऑफिसर का तबादला क्यों किया? उन्हीं सारे ग्राउंड रिपोर्ट की वजह से। किस लेवल के अफसर होते हैं जो लोग होते हैं जो काउंटिंग कर रहे होते हैं? टीचर वगैरह, स्टेट गवर्नमेंट, सारे जिनको वही रखना है। तो वहां पर बहुत सारे इनके कैंडिडेट को काउंटिंग शुरू नहीं हुई कि उनको डांट के भगा दिया गया। बीजेपी का मानना है कि काउंटिंग में भी मैनिपुलेशन हुआ एकदम। और इस बार भी पूरी इनकी चिंता यह है कि वोटिंग ठीक से हो और काउंटिंग भी ठीक से हो। तो बड़ी विचित्र बात बता रहे हैं आप। और 50 सीट का नंबर सौरभ, और ये वो मतलब मैं खुद हैरान रह गया कि ये तो पहली बार किसी स्टेट में मैं ये सुन रहा हूँ कि काउंटिंग के दिन इस तरह की चीज़ें, बोले कि लगभग 50 विधानसभा सीटें हमारी ऐसी। तो वो कहना, अब इसके बाद ये भी कहना पड़ा ना चुनाव आयोग ने, अब तो मोटरसाइकिल चलाना 2 दिन पहले से जो है उस पर पाबंदियां लग गई हैं विद कंडीशंस की। 2 दिन पहले जो है कोई बाइक रैली नहीं होगी, शाम से 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, दिन में भी चलेगी तो पीछे कोई नहीं बैठा होगा, सिंगल राइडर होगा। ऐसी शर्तें कौन वो इस लिहाज से सौरभ के बिल्कुल किसी स्टेट में ऐसा नहीं होता। वहाँ इसलिए करना पड़ा कि जिस तरह की चीज़ें वहाँ होती हैं वो भी किसी और स्टेट में नहीं होता। 300 घटनाएं अगर आपकी वायलेंस की हो जाए इलेक्शन रिलेटेड, और ऐसे समय में जब देश में कहीं वायलेंस ना हो रहा हो और तब आपके यहाँ हो रहा हो, तो उससे अपने आप समझ में आता है कि स्थिति कैसी है। और ये बाइक सौरभ जो है, ऐसा तो है नहीं कि टीएमसी के बाइक पे प्रतिबंध लगाया गया, बीजेपी पे नहीं किया गया, सबके लिए है। क्योंकि ये एक हथियार होता है भय फैलाने का। मोहल्ले में, इलाके में आप कुछ लड़के निकले किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर, और वो जाके एकदम से बाइक वाइक नचाना शुरू, तो जो घर में शरीफ लोग हैं वो थोड़ा दहशत में आ जाएंगे, वो ना निकलेंगे। तो उन सारी दहशत को ख़त्म करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब लेकिन अब अंतिम मेरा सवाल आपसे ये है, लोगों को भी ये लग रहा होगा कि इतनी सारी बातें, SIR, चुनाव आयोग की सख्ती, अफसरों के तबादले, 2 लाख से ज़्यादा सेंट्रल फोर्सेस, ये भरोसा इलेक्शन में बार बार देना कि वायलेंस नहीं होगी, आप लोग बिना भय के वोटिंग कीजिए, होम मिनिस्टर का कैंप करना, एक माहौल बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा हो, इसके बावजूद अगर बीजेपी नहीं जीतती है, मतलब फिर ऐसा चुनाव तो नहीं मिलेगा दोबारा बीजेपी को निश्चित तौर पे। और ममता बनर्जी सौरभ जब आई थी ना, तो एग्जैक्टली इसी तरह का हुआ था। तब ममता बनर्जी अलग पार्टी थी, प्रणब मुखर्जी कांग्रेस में थे, बावजूद इसके प्रणब मुखर्जी क्योंकि लेफ्ट के गुंडागर्दी इन सारी चीज़ों को देख रहे थे, बंगाल के ही नेता, तो ममता बनर्जी केंद्र में उनको बार बार इन सारी चीज़ों को अपडेट करते रहीं। और उसके हिसाब से जहाँ जहाँ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो चीज़ें करानी थी, प्रणब मुखर्जी जी ने कराई थी। उसी काम को एक बार फिर से
कराया जा रहा है। इस बार चुनाव आयोग इस काम को कर रहा है। और आप देखें तो बंगाल के इलेक्शन में सौरभ, बीजेपी और टीएमसी से ज़्यादा चुनाव आयोग के सामने ये चुनौती है कि क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। जो चीज़ें उन्होंने ट्वीट पे लिखी थी, हालांकि वो बड़ा विवादास्पद था, इसलिए कि एक पार्टिकुलर पार्टी को पार्टी का नाम था, लिख दिया था। लेकिन ये सबके लिए होना चाहिए कि क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। और अगर बीजेपी के लिहाज से देखें तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और नहीं जीते कोई बात नहीं, टीएमसी जीते, लेकिन इलेक्शन मैनिपुलेशन हो जाए या बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाए, कौन सा बंगाली ये चाहेगा? वो शरीफ बंगाली तो नहीं आखिर में चाहेगा। आपको ज्यादा प्रतिक्रियाएं क्या मिल रही हैं? चुनाव पलटेगा? ज़्यादातर वैसा नज़र आ रहा है कि अगर वही वोटिंग वाली चीज़ें कि अगर वो ठीक तरीके से वोटिंग हो गई और काउंटिंग ठीक हो गई तो फिर ये तो इलेक्शन पलट जाएगा। अच्छा, और एक स्वाभाविक सी भी बात है कि 3 टर्म में सर आप सोचिए कि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो ही जाता है। बहुत सारे इशूज़ ऐसे हैं जिससे गवर्नेंस को लेके, हाँ एक चर्चा में, हाँ सॉरी आप बोल लीजिए। हाँ, तो बहुत सारे इशूज़ वगैरह भी ऐसे इतने हावी हो जाते हैं कि वो एक चमत्कार की ही ज़रूरत पड़ती है कि उसके बाद भी आप जीते हैं। एक मैं और चर्चा सुन रहा हूँ, अभी मुझे नहीं पता बंगाल में कितने बड़े सेक्शन में ये बात है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी भी बात की कि जैसे बिहार में अब बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बना तो रियल सेंस में डबल इंजन अब लगा है, चीफ मिनिस्टर वहाँ, प्रधानमंत्री यहाँ। तो बंगाल के लोग भी ये चाहते होंगे कि सेंटर का भी पूरा सहयोग हमको मिले, ये सेंटिमेंट क्या होगा? और वो जैसे देख रहे हैं ना कि जैसे असम में जिस प्रकार का डेवलपमेंट की तस्वीरें, जैसे मान ली कि उस तरह का फ्लाईओवर बन रहा है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। बंगाल में आप कोलकाता से बाहर निकले थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ गया कि अब कहाँ आ गए, ये कौन सी जगह है। एकदम से वैसे ही 1950-1960 के दशक का बंगाल, बाकी राज्य कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं, ये वहीं पे लेके गए हुए हैं अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो ये सारी चीज़ें तो बंगाली एस्पिरेशन के अंदर भी आती हैं। दूसरा जैसे 7th पे कमीशन, उसको लागू करना, वहाँ के सरकारी कर्मचारियों को क्या ये बात नहीं समझ में आती है कि यार हमारे साथ भी तो ये होना चाहिए ना? उस फैमिली को समझ में आती है। सरकारी नौकरियों में भर्ती, वो रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। तो ये सारे वैसे इशूज़ हैं जो कि सीधे सीधे आम जनता से जुड़े हुए हैं। ममता बनर्जी सबके बावजूद अगर फाइट में बनी हुई है सौरभ, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, और एकमात्र वजह आप कह सकते हैं, कि उतने बड़े मुस्लिम वोट बैंक का चंक एक साथ होना। खैर अब मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम ये पहले चरण का जो चुनाव है ये ज़रूर आपको कुछ ज़्यादा और समझ में आया होगा, इसकी कुछ इनसाइट मिली होगी देवेंद्र ने जो बातें आपको बताई हैं। बाकी बातें फिर करते हैं, कल भी करेंगे और फिर पोलिंग के दिन भी। और पोलिंग के दिन मैं बहुत एक्सपर्ट्स को सुन रहा हूँ, देवेंद्र के भी सुन रहा हूँ, पहले फेज़ की पोलिंग के दिन मतलब 23 अप्रैल को एक बड़ा अंदाज़ा जो है वो लग जाएगा और एक अनुमान मिल जाएगा कि ये चुनाव किस तरफ जा रहा है। तो वो बात भी करेंगे, लेकिन आज भारत की खबर में इतना ही। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका।